दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कान्हाज वाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ कान्हा के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं पजेसिव केस बनाने के लिए, तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो कान्हाज मतलब कान्हा की, वाइफ मतलब पत्नी, कान्हा की पत्नी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कोई आपको नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कान्हा वॉज आ पुअर मैन, स्टिल ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस। क्या मतलब हुआ? कान्हा वॉज ए पुअर मैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट, इनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। पुअर एडजेक्टिव है जिसका मतलब गरीब। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? कान्हा वॉज आ पुअर मैन, मतलब कान्हा एक गरीब आदमी था। स्टिल ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस। दोस्तों, STILL आप इसे नोट कर लीजिए। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। और यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी आदत को, किसी भी कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि पास्ट में सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया लगातार की जाती थी, कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, निरंतर करता था, तब हमें वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना होता है। और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। INVITE, इनवाइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है आमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण देना, बुलाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? कान्हा वॉज ए पुअर मैन, कान्हा एक गरीब आदमी था। स्टिल, फिर भी, ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल, फिर भी वह लोगों को निमंत्रित किया करता था, बुलाया करता था, टू हिज हाउस, अपने घर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? कान्हा एक गरीब आदमी था, स्टिल ही यूज टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस, फिर भी वह लोगों को अपने घर पर बुलाया करता था, अपने घर पर लोगों को निमंत्रित किया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे ही इनवाइटेड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर लंच। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इनवाइट का मतलब जैसे फर्स्ट फॉर्म में इनवाइट, किसी को आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, बुलाना, और ये सेकंड फॉर्म में इनवाइटेड। वन डे, एक दिन। ही इनवाइटेड, ही मतलब उसने इनवाइट किया, उसने निमंत्रित किया। 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों को, फॉर लंच, लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे ही इनवाइटेड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर लंच, मतलब एक दिन उसने अपने, हिज मतलब अपने 3 दोस्तों को लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। बट देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू कुक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बट लेकिन, देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू कुक, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। कुक करना, कुक मतलब पकाना, टू कुक पकाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं था। कान्हा
वेंट आउट टू अरेंज फॉर फूड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और देखिए यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है ये वेंट, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप किसी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो अगली वर्ब आप लगाएंगे वो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अरेंज का अर्थ होता है प्रबंध करना, तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए कान्हा वेंट आउट, कान्हा बाहर गया, बाहर चला गया, टू अरेंज प्रबंध करने के लिए, फॉर फूड खाने का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं कि लेकिन घर में कुछ भी नहीं था पकाने के लिए, इसलिए कान्हा बाहर गया खाने का प्रबंध करने के लिए। चलिए आगे देखिए। He was out when his friends reached his house। ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। REACH, रीच का मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। आउट का मतलब बाहर होना, ही वॉज आउट मतलब वह बाहर था, वैन जब, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, रीच्ड हिज हाउस उसके घर पहुँचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज आउट वैन हिज फ्रेंड्स रीच्ड हिज हाउस मतलब वह बाहर था जब उसके दोस्त उसके घर पहुँचे। कान्हाज वाइफ वेलकम्ड देम। दोस्तों वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, जो कि एक वर्ब है, और ये सेकंड फॉर्म है वेलकम्ड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों जब भी आप इस तरह का वाक्य देखें जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना मिले, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाए, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? और दैम का मतलब था उनका। दोस्तों दैम को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति वस्तु जो किसी काम को सहे, उसे ही वाक्य में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब आप ग्रामर को रूल को देखेंगे तब आप इसको समझ जाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं, दूसरे लोग, तो वहाँ पर उनके लिए दैम का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि दैम जो है वो एक से अधिक लोगों को दिखाता है, दर्शाता है। कान्हाज वाइफ वेलकम्ड दैम मतलब कान्हा की पत्नी ने, दैम मतलब उनका, स्वागत किया। They saw a grinding stone in his house with a floral necklace placed on it। क्या अर्थ हुआ? They saw, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और जैसा हमने कहानी के शुरू में ही देखा था, यहाँ पर जो तीन दोस्तों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। दे सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। दे सो उन्होंने देखा। अ ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसने वाला एक पत्थर। दोस्तों इसे हम वो कह सकते हैं जो सिलबट्टे का जो बट्टा होता है उसे ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं बट्टे को। तो क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक ग्राइंडिंग स्टोन मतलब एक सिलबट्टे को देखा। इन हिज हाउस उसके घर में। विद आ फ्लोरल नेकलेस प्लेस्ड ऑन इट, जिसके ऊपर एक फ्लोरल मतलब फूलों का एक नेकलेस हार रखा हुआ था। When they inquired about that, inquire का मतलब होता है किसी बारे में पूछताछ करना, सेकंड फॉर्म inquired। when मतलब कि जब, they inquired about that मतलब कि जब उन्होंने about that उस बारे में पूछताछ की। कान्हाज वाइफ सेड, कान्हा की पत्नी ने कहा। से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है। कान्हाज वाइफ सेड, कान्हा की पत्नी ने कहा। माई हस्बैंड वर्शिप्स इट लाइक आ गॉड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें। बड़ा ही काम का चैप्टर है, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है, और सब्जेक्ट के बाद वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है। जब आपका सब्जेक्ट होगा, दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ अच्छा रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन,
तब आपको वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। बस आप इस चीज़ को याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माय हस्बैंड, ये एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के कारण ही यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है वर्शिप्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? माय हस्बैंड वर्शिप्स इट। इट मतलब इसकी, मतलब मेरा पति इसकी पूजा करता है। लाइक अ गॉड, एक लाइक ए गॉड मतलब कि लाइक ए गॉड एक ईश्वर की तरह। ही ऑफर्स हिम प्रेयर्स, मतलब वह इन्हें ऑफर करता है, मतलब कि ऑफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पेश करना, प्रेयर्स मतलब वो इस पर प्रार्थना करता है। बाय बीटिंग द गेस्ट विद इट, मतलब कि उसने क्या कहा कि वो इसकी प्रार्थना करता है। कैसे करता है? बाय बीटिंग द गेस्ट विद इट, मतलब गेस्टों की, मतलब गेस्ट मतलब मेहमान, अतिथि, अतिथियों की मतलब कि इससे अतिथियों को पीट कर वो इसकी प्रार्थनाएं करता है, वो इसको क्या करता है? प्रार्थनाएं पेश करता है। दे हर्ड दिस, और दोस्तों हियर मतलब सुनना, HER सेकंड फॉर्म हर्ड। दे हर्ड दिस मतलब कि उन्होंने इस बात को सुना, दे हर्ड दिस उन्होंने ये सुना। एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड, और ये रन की सेकंड फॉर्म में रैन। तो उन्होंने क्या, जब इस बात को सुना दे हर्ड इट, उन्होंने इस बात को सुना, इसे सुना। एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड, और वे इतनी तेज़ दौड़े जितना तेज़ वो दौड़ सकते थे। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। कान्हा सॉ देम, सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सॉ। कान्हा सॉ देम, कान्हा ने उनको देखा। रनिंग भागते हुए, और दोस्तों ये फोर्थ फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। RUNNING, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को भी ING फॉर्म को ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और वैसे तो RUN रन मतलब दौड़ना होता है, तो यदि हम इसमें डायरेक्टली ING लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल N आता है, तो RUNNING। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे रास्ते पर। कान्हा सॉ देम रनिंग, मतलब कान्हा ने उन्हें भागते हुए देखा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। अबाउट वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि रास्ते पर कान्हा ने उन्हें भागते हुए देखा। ही आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट वॉट हैड हैपन्ड, मतलब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ है। शी सैड, उसने कहा। दे वर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, और दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आप इसे नोट कर लीजिए। आस्क वैसे पूछना होता है, लेकिन जब आप आस्क में फॉर जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। और यहाँ पर वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, इन्हें पास्ट कॉन्टीन्यूअस कहा जाता है। जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं। मतलब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा। जाहिर सी बात है, जब उसने रास्ते में देखा उन लोगों को भागते हुए तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने क्या जवाब दिया? दे वर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, मतलब वह जो ये पीसने का जो पत्थर है वो उसको मांग रहे थे। When I refused, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, मना करना, और ये सेकंड फॉर्म है। When I refused to give them, जब मैंने उनको देने से इनकार किया। They went away in anger, एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा। They went away in anger, वह गुस्से में चले गए। चलिए, तो दोस्तों उसकी पत्नी ने उसको एक तरह से बहका दिया बड़े ही आराम से, क्योंकि वैसे तो उसने उनको डरा के भगाया था, लेकिन जब उसके पति ने उससे पूछा तो उसने बात को ही घुमा दिया। आगे देखिए। कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसको उठाया। एंड रैन आफ्टर दैम, और वो उनके पीछे भागा। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए। रन आफ्टर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे भागना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन आफ्टर। तो ये पूरी ही एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसे उठाया। और किसके बारे में बात हो रही है? उस ग्राइंडिंग स्टोन, उस बट्टे के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पीसने वाले बट्टे के बारे में। कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसको उठाया। एंड रैन आफ्टर दैम, वो उनके पीछे भागा। टू गिव इट, और आप दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो ग्राइंडिंग स्टोन है उसके हाथ में है और ये वो पत्थर है। चलिए आगे देखिए। कान्हा ने उसे उठाया और वो उनके पीछे भागा। टू गिव इट टू देम, उनको देने के लिए। बट हिज फ्रेंड्स रैन वेरी फास्ट, लेकिन जो उसके दोस्त थे वो बहुत तेज़ दौड़े। एंड डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना,
डिसअपियर, सेकंड फ्रॉम डिसअपियर। तो क्या अर्थ हुआ, बट हिज फ्रेंड रैन वेरी फास्ट, लेकिन उसके दोस्त बहुत तेज दौड़े, एंड डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, नो वन वेंट टू हिज हाउस, कोई भी उसके घर नहीं गया, फॉर लंच, लंच के लिए, एंड हिज वाइफ ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ, और जो उसकी, और साई ऑफ रिलीफ का मतलब था राहत की सांस, एंड हिज वाइफ ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ, और उसकी पत्नी ने राहत की एक सांस ली। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और देखा जाए तो जो कान्हा की जो पत्नी थी वो सही थी अपनी जगह, क्योंकि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो कान्हा था गरीब था, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को बुलाता था, और शायद यही कारण था, उसकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी, तो उसने इस तरह से लोगों को डराया कि उन लोगों ने लंच के लिए उसके घर पर जाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आज के इस वीडियो में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और यदि कोई भी आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। आपके द्वारा दिए गए जो भी सुझाव होते हैं मैं उन्हें ज़रूर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके जो सुझाव हैं, जो सलाह हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि इस तरह के जो आप अपनी किसी भी तरह के जो आप फीडबैक देते हैं, जो आपका कि या मैं कह सकता हूँ जो मूल्यवान जो आपका फीडबैक होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, चैनल के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी तरह का कोई सजेशन देते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसको अमल में भी लाया जाए, और ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप तक लेके आ सकूं। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, वेन एवर यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी or any type of suggestion, do not hesitate, you are more than welcome. Please do write in the comment section if you have anything to say. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.